नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हुलाल चंद्र सिंह। अगले घंटे में देखेंगे हम कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक के बाद एक गोल पोस्ट बदल रही है आम आदमी पार्टी। उसी क्रम में वोटर लिस्ट वाले मामले पर आम आदमी पार्टी बेनकाब हो गई है। आपको याद होगा संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि पूर्वांचलियों के वोट काटे जा रहे हैं। अब खुद संजय सिंह का मामला आ गया, 4 जगहों पर उनका खुद का नाम दर्ज है, तो अब संजय सिंह सफाई दे रहे हैं। इस पर करेंगे सबसे पहले बात। और उसके बाद बात करेंगे कि जो फ्रीबी पॉलिटिक्स है, फ्रीबी वाली मुफ्त वाली राजनीति, उसमें जो रेवड़ी है वो कई बार बहुत भारी पड़ जाती है। हिमाचल प्रदेश से एक के बाद एक खबरें आ रही हैं। अब एक बार फिर से खबर आ रही है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री लोगों से कह रहे हैं कि अगर आप संपन्न हैं तो फ्री बिजली छोड़ दीजिए, गरीबों को देनी है। तो कहने का मतलब ये कि चुनाव के समय में तो वादे सबके लिए कर देते हैं, सबको देंगे फ्री बिजली, लेकिन उसके बाद जब खजाने पर भार पड़ता है तो रेवड़ी भारी पड़ने लगती है। बात हिमाचल की कीजिए, पंजाब की कीजिए, कर्नाटक की कीजिए, दिल्ली की कीजिए, कहीं की भी कर लीजिए। इसी पर खास चर्चा खास मेहमानों के साथ करेंगे। और इसके बाद बात होगी कि नए साल में महाराष्ट्र में जो विपक्षी गठबंधन एमवीए है, जिसको हम राष्ट्रीय स्तर पर इंडी गठबंधन भी कहते हैं, क्या उनके लिए बुरी खबर आने वाली है? और मजे की बात है कि इस बुरी खबर की, उनके लिए जो बुरी खबर होगी उसकी मन्नत खुद अजित पवार की माता जी ने मांगी है मंदिर जाकर। और मन्नत ये मांगी है कि अजित पवार और शरद पवार एक बार फिर से साथ आ जाएं। तो एमवीए के लिए तो ये बुरी खबर होगी, तो इसकी भी चर्चा, इस पर भी करेंगे बात। और उसके बाद बात करेंगे कि जो दोसांझ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, उसको लेकर के भी बड़ी चर्चा चल रही है और कई लोगों को ये मुलाकात रास नहीं आ रही है। इस पर भी होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। दिल्ली में फर्जी मतदाताओं को लेकर घमासान जारी। भाजपा ने फिर साधा केजरीवाल पर निशाना, कहा सत्ता बचाने की कर रहे हैं कोशिश। संजय सिंह, अनिता सिंह और सुनीता केजरीवाल के 2 वोटर लिस्ट में नाम। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में किसानों की स्थिति पर जताई चिंता। मुख्यमंत्री आतिशी को लिखा पत्र। दिल्ली भाजपा ने कहा, आप सरकार किसानों को नहीं दे रही है किसान का दर्जा। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा पंजाब सरकार का रवैया नहीं दिख रहा गतिरोध को सुलझाने वाला। सोमवार तक चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को हलफनामा दाखिल करने को कहा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों से की अपील, गरीब लोगों के लिए छोड़ दें फ्री बिजली स्कीम। कहा कर्मचारियों के वेतन से ज्यादा तो हर महीने देने पड़ते हैं सब्सिडी। नए साल की शुरुआत के साथ ही एनसीपी के दोनों गुटों के फिर से एक साथ आने की खबर चर्चा में। अजित पवार की मां आशाताई ने विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान की इसकी कामना। बांग्लादेश की जेल में बंद चिन्मय कृष्णदास को नहीं मिली राहत। बांग्लादेश की चटगांव कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज। 25 नवंबर 2024 को हुई थी गिरफ्तारी। और उत्तर भारत में ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन। पहाड़ों में बर्फबारी, मैदान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की संभावना। कोहरा जारी, स्कूलों के समय बदले। तो ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों का विस्तार से। और सबसे पहले आज बात करेंगे दिल्ली में एक के बाद एक नैरेटिव ध्वस्त हो रहा है आम आदमी पार्टी का। उसी क्रम में वोटर लिस्ट वाला नैरेटिव भी ध्वस्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी वोटर लिस्ट पर बेनकाब होती हुई दिखाई पड़ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी लगातार बदल रही है अपने मुद्दे, गोल पोस्ट बदलती जा रही है। पहले अरविंद केजरीवाल ने किया ताबड़तोड़ फ्रीबी योजनाओं का ऐलान। उसके बाद पुजारियों और ग्रंथियों को वेतन और मंदिर गिराए जाने पर फैलाया भ्रम, वो भी दूर हो गया। अब आम आदमी पार्टी का दिल्ली के वोटर लिस्ट को लेकर सवाल।
दिल्ली के वोटर लिस्ट से पूर्वांचल के लोगों के नाम काटने को लेकर आरोप लगाए थे आम आदमी पार्टी ने, लेकिन जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था संजय सिंह, उनके तो खुद ही दिल्ली में भी कई जगहों पर नाम है और यूपी के सुल्तानपुर में तो है ही। बीजेपी का दावा कि दिल्ली और यूपी के सुल्तानपुर सहित 4 जगहों पर वोटर लिस्ट में संजय सिंह का खुद का नाम है। यूपी के सुल्तानपुर के साथ ही दिल्ली में हरिनगर, तिलक नगर और नई दिल्ली विधानसभा सीटों की वोटर लिस्ट में संजय सिंह का खुद का नाम है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने संजय सिंह पर 4 जगहों से मतदाता होने का आरोप लगाया है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने सफाई दी कि मेरी पत्नी ने सुल्तानपुर के से नाम कटवाने के लिए आवेदन तो दे दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या पहले के कई नैरेटिव की तरह ही वोटर लिस्ट वाला आम आदमी पार्टी का नैरेटिव भी ध्वस्त हो रहा है। दरअसल हुआ क्या है कि बीजेपी इस बार पूरी ताकत से एक के बाद एक लगातार आम आदमी पार्टी के नैरेटिव की हवा निकालती जा रही है, इसीलिए लगातार आम आदमी पार्टी अपने गोल पोस्ट भी बदलती जा रही है। तो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा क्या था? उन्होंने कहा पूर्वांचलियों का वोट कटने नहीं देंगे। जब मैंने सूचना दे दी कि आप हमारा नाम यहां से काट दीजिए, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। न्यायालय में आके मेरे वोट से संबंधित और मेरी पत्नी के वोट से संबंधित साक्ष्य देना चाहें, उनका खुला स्वागत है, लेकिन पूर्वांचलियों का वोट कटने नहीं दूंगा। उनको रोहिंग्या और बांग्लादेशी कह के तुम सोचते हो अपमानित कर लोगे, ये नहीं होने दूंगा। वहीं दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने संजय सिंह पर सवाल उठाए और कहा कि उनका खुद का ही नाम कई अलग अलग वोटर लिस्ट में दर्ज है। 2018 का एफिडेविट, जब संजय सिंह राज्यसभा में जाते हैं, इनका वोट हरिनगर विधानसभा में रजिस्टर्ड है। ये सरकारी एफिडेविट है जी, हमारा नहीं है। लेकिन जब ये अपना एफिडेविट दे रहे थे, उस समय सुल्तानपुर की नगर पालिका परिषद की इस वोटर लिस्ट में संजय सिंह का नाम है। इनका मन नहीं भरता खाली हरिनगर से, फिर नई दिल्ली विधानसभा में अपना वोट बनवाते हैं। ये संजय सिंह नई दिल्ली विधानसभा, और इसके साथ साथ दिल्ली में मन नहीं भरता, तिलक नगर में भी वोट है। ये नई दिल्ली, ये तिलक नगर, फर्जीवाड़ा देखिए इनका, झूठे मक्कार फर्जी लोग। देखिए डॉक्यूमेंट दिखाकर बीजेपी संजय सिंह को बता रही है कि कहां कहां आपने नाम दर्ज करा रखे हैं। इस बार दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस भी जो है इस बार हमला बोल रही है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का कहना है कि यदि किसी को लगता है कि वोट काटा जा रहा है तो निर्वाचन आयोग के पास जाना चाहिए। तो पॉलिटिकल पार्टियों को खुद काम करना चाहिए। आप अपने वोटर लिस्ट देखिए, अगर किसी का नाम कट रहा है तो उसको बचाइए, और अगर दिक्कत है तो आप इलेक्शन कमीशन जाइए। लेकिन ये जो बात है, जो इन्होंने बात उठाई है, इसका इस चुनाव से क्या लेना देना है? मेरा ये है कि आप चुनाव में जा रहे हैं, आपने 10 साल तथाकथित रूप से कुछ दिल्ली में काम किया है, उसके आप सबूत लेकर जाइए। आपने दिल्ली किस तरीके से बदली या बर्बाद की, उसके सबूत लेकर जाइए। सवाल तो चीजों पे उठ रहे हैं ना। एक आपकी वाइफ का वोट बन जाएगा नहीं बन जाएगा, उससे चुनाव में फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इस समय लाखों वोट आज आपके खिलाफ पड़ रहा है। तो इस बार लगता है आम आदमी पार्टी पर डबल अटैक है, लेकिन बीजेपी इस बार कुछ ज्यादा ही मुस्तैद दिखाई पड़ रही है, एक के बाद एक नैरेटिव की हवा निकाल रही है। धीरज कुमार हमारे संवाददाता जो इसको बड़ी मुस्तैदी से फॉलो कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज, पहले चाहे देखिए फ्रीबी की योजनाओं की बात हो जिसमें महिला सम्मान तो संजीवनी, उसके बाद पुजारी ग्रंथि सम्मान तो मंदिरों को ध्वस्त किया जाएगा, अब वोटर लिस्ट। इस बार बीजेपी कुछ ज्यादा ही मुस्तैद दिखाई पड़ रही है क्या नैरेटिव का हवा निकालने के मामले में? बड़ा एकदम दस्तावेज के साथ वीरेंद्र सचदेवा दिखा रहे हैं कि ये देखिए संजय सिंह का कहां कहां दर्ज है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और जिस तरीके से पहले संजय सिंह ने वोट काटने के मामले पर बीजेपी पर हमला करने की कोशिश की, लगता है कि बीजेपी पर हमला करना अब संजय सिंह को ही भारी पड़ रहा है। और ये मामला पार्टी से इतर केवल और केवल संजय सिंह और उनके बड़े नेताओं के इर्द गिर्द चला गया है। और जिस तरीके से आज हमने देखा
कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जो आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद है संजय सिंह के खिलाफ जो मोर्चा जी। खोला, उस मोर्चे में ये बातें खुलकर सामने आई है कि संजय सिंह जबकि जो कि राज्यसभा सांसद हैं और उन्होंने अपने राज्यसभा सांसद होते हुए उन्होंने जो अपना एफिडेविट दिया है उस अपने एफिडेविट में ये दिखाया है कि मैं हरिनगर का वोटर हूं। जी। लेकिन उस समय जो भारतीय जनता पार्टी ने बताया है कि उस समय भी उनका जो नाम है वो सुल्तानपुर के नगर पालिका परिषद के वोटर लिस्ट में उनका नाम था। तो आप ये बताएं कि कैसे एक राज्यसभा सांसद का वोट दो जगह हो सकता है। इसके अलावा हरिनगर के बाद फिर जो संजय सिंह का जो वोट है वो नई दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र में कैसे चला जाता है और कैसे दिल्ली के जो विधानसभा के चुनाव में वो नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अपने पत्नी के साथ वोट देते हुए देखे जाते हैं, जिसका भी आज खुलासा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मामला यही नहीं रुकता है, इसके बाद कैसे संजय सिंह का वोट तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में चला जाता है। तो एक तरीके से जो संजय सिंह के खिलाफ एक तरीके से जो पूरी तरीके से तहकीकात करके पूरे दस्तावेज के साथ भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रेस वार्ता करी है जी। और आज दिल्ली की जनता को बता दिया है कि असली जो फर्जी का वोटर का जो खिलाड़ी है वो कौन है, असली मास्टरमाइंड कौन है। बात यहीं तक नहीं है, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का आरोप दिल्ली के जो मेयर हैं उनकी मेयर की पत्नी निधि, उनका करोल बाग विधानसभा क्षेत्र में 2 वोट हैं, एक वोट में वो निधि हैं, दूसरे वोट में वो ममता हैं। दोनों वोटर आईडी कार्ड में फोटो उन्हीं का है, एपिक नंबर जो है वो अलग अलग है। तो दिल्ली के मेयर का ये हाल है कि उनकी पत्नी का 2-2 वोट। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताऊं कि इससे पहले भी जो आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी का मामला कोर्ट में है जी। उनकी पत्नी का एक जो वोट है वो गाजियाबाद में है और दूसरा वोट जो उनका है वो चांदनी चौक में है। बताइए, ये तो एक बड़े तरीके बड़े से नाम जो है, पूरी छोटे नाम पूरी कितने जो होंगे सोच पोल लीजिए। खोल जिसको कहते हैं। हाँ, ये तो बड़े बड़े नाम की चर्चा आप कर रहे हैं धीरज, बिल्कुल, ये बड़े पता नाम नहीं हैं और और कितने नाम आज- होंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, मुझे ऐसा लग आज रहा है। यही सवाल मैंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से पूछा है। हाँ जी, ऐसा लग रहा है कि और उस कहीं सवाल ना में मैंने कहीं ये आम आदमी पूछा कि पार्टी को आप ये जो मुद्दा खुलासे उल्टा कर रहे पड़ेगा, हैं, क्योंकि बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं का भी नाम काफी ज्यादा वोटर लिस्ट में था, उनके नाम काटे गए तो उन्होंने पूर्वांचलियों का नाम ले लिया। और विडंबना देखिए, जिन्होंने नाम लिया उन्हीं के 4 जगहों से वोटर लिस्ट में नाम निकल रहे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल धीरज जुड़ने के लिए इस खबर पर। तो हमारे संवाददाता धीरज कुमार जुड़े थे और दिल्ली में किस तरह से संजय सिंह का और आम आदमी पार्टी का नैरेटिव जो है वो ध्वस्त हो रहा है वोटर लिस्ट को लेकर, वो खबर हमने आपको दिखाया। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि रेवड़ी कल्चर यानी फ्रीबी राजनीति का जो कल्चर है वो कैसे पलट करके भारी पड़ता है। हिमाचल से एक और नमूना सामने आ गया इसको लेकर। पहले तो चुनाव के समय सबको बोला कि हाँ सबको फ्री बिजली, अब कह रहे हैं संपन्न लोग छोड़ दीजिए, गरीबों को देना है क्योंकि वेतन से ज्यादा इसमें सब्सिडी में चला जाता है। तो ये हर जगह की कहानी है, हिमाचल हो, पंजाब हो, कर्नाटक हो, सब जगह की। इसी पर खास चर्चा खास मेहमानों के साथ। अभी वक्त है ब्रेक का। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। समझे किफायती लाल का निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था, अब हम आज खास चर्चा करने वाले हैं खास मेहमानों के साथ कि किस तरह से जो फ्रीबी पॉलिटिक्स यानी मुफ्त वाली राजनीति की रेवड़ी किस तरह से पलट कर भारी पड़ती है। उसका एक और नमूना सामने आ गया है, रेवड़ी पड़ गया भारी। जो संपन्न लोग हैं उन्हें मुफ्त और सब्सिडी क्यों चाहिए, ये किसका कहना है? ये कहना है नए साल में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह सवाल है, सुखविंदर सुक्खू का। तो राहुल गांधी के खटाखट इकोनॉमी को इससे धक्का पहुंच सकता है।
लेकिन मजबूरी तो मजबूरी है, सुक्खू उस चीज को जान रहे हैं। नए साल में हिमाचल सरकार ने प्रदेश के लोगों से बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी को सरेंडर करने की अपील की है। वजह ना तो पावर लोड है, ना तो पावर लोड ले पा रहा है और ना ही खजाना, यानी पावर पर भी एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है और खजाना पर तो पड़ ही रहा है। तो प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर सुक्खू सरकार लगातार सुर्खियों में है। लगातार हम आपको खबरें दिखाते भी रहते हैं। इस बीच अब मुख्यमंत्री ने खुद बिजली को लेकर उन्हें और उनके मंत्रिमंडल को मिलने वाली सब्सिडी को छोड़ने का ऐलान कर दिया, ताकि दूसरे लोग भी छोड़ दें। साथ ही प्रदेश के लोगों से भी सब्सिडी छोड़ने की अपील कर डाली कि अब छोड़िए सब्सिडी। प्रियंका गांधी वाड्रा इन दिनों वहीं छुट्टी मना रही हैं शिमला में, लेकिन उनकी 5 गारंटी को अब मुख्यमंत्री ने राइडर लगा दी। संपन्न लोग सब्सिडी छोड़िए, राज्य की वित्तीय स्थिति खराब है। खुद पहल करके मंत्रिमंडल की सैलरी बंद करवा दी। अब मंत्रियों को भी सब्सिडी नहीं मिलने वाले हैं। तो इस दानवीर स्कीम से हिमाचल पावर बोर्ड को 200 करोड़ रुपए बचेंगे। जाहिर है कि राज्य के कर्मचारियों के वेतन पर होने वाले खर्च 200 करोड़ रुपए सब्सिडी से आ जाएंगे। पिछले 2 सालों में वेतन और अन्य मद पर खर्च के लिए हिमाचल सरकार ने 28,000 करोड़ रुपए का लोन लिया है। तो राज्य पर कर्ज का बोझ अब लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया। लेकिन सवाल तो यह है कि फ्रीबी के अपने वादे से पल्ले झाड़ने को बेताब सुक्खू सरकार फिजूल खर्चे पर रोक क्यों नहीं लगा पाती। जो संविदा कर्मी हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले, उनको नौकरी से हटाया जा रहा है, लेकिन मनपसंद अफसरों को एक्सटेंशन दिया जा रहा है। 6 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को वापस बहाल करने के लिए सुक्खू सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन लोगों से पैसे की कमी का रोना रोती है। बात हिमाचल की नहीं, पड़ोसी राज्य पंजाब की बात कर लीजिए। बड़ी चुनावी जीत को कांग्रेस पार्टी ने फॉर्मूला बना लिया और 7 गारंटी देकर चुनाव जीत लिया हिमाचल में, लेकिन राज्य पर कर्ज के बोझ को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। तो किसी ने सही लिखा है कि गरीब की थाली में पुलाव आ गया लगता है कि कोई चुनाव आ गया लगता है। चुनाव आते ही कांग्रेस पार्टी खटाखट इकोनॉमी की बौछार शुरू कर देती है, तो केजरीवाल फ्रीबी के पैकेज शुरू कर देते हैं। पंजाब में देखिए इसका एक नमूना। किसान नेता कई दिनों से धरने पर बैठे हैं, आप खबरें सुन ही रहे होंगे, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक और फ्री बिजली के अलावा मान सरकार किसानों के लिए कुछ भी नहीं कर पाई है अभी तक। आम आदमी पार्टी ने किसानों के सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का वादा किया था। भगवंत मान का वो बयान आप सुने होंगे, आज तक पूरा नहीं कर पाई वो सरकार। लेकिन केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल उल्टा केंद्र सरकार पर ही किसानों से किए गए वादे से मुकरने का आरोप लगा रहे हैं। अब केजरीवाल ये अफवाह फैला रहे हैं कि केंद्र फिर से 3 किसान कानून वापस ला रही है, लेकिन खुद राज्य सरकार ने अब तक क्या किया, इसका कोई जिक्र नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने इस बीच आज डल्लेवाल के अनशन पर पंजाब सरकार की निष्क्रियता पर फटकार लगाई। उन्हें अब तक मेडिकल जांच नहीं मिलने पर सवाल भी उठाया है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है कि पंजाब के अधिकारी मीडिया में जानबूझकर धारणा बना रहे हैं कि अदालत अनशन को तोड़ना चाहती है, जबकि कोर्ट तो किसान नेता के स्वास्थ्य की चिंता पर ध्यान दिला रही है। तो संपन्न लोगों से बिजली छोड़ने की किस तरह से सुक्खू ने अपील की है, जरा सुन लीजिए। 29,000 के करीब सरकारी कर्मचारी जो रिटायर्ड हो चुके हैं और जो 14,000 कर्मचारी हमारे बिजली बोर्ड में, उन सबके वेतन और पेंशन पर हमारे तकरीबन 200 करोड़ रुपया पर मंथ खर्च किया जाता है। लेकिन हम सोचते हैं कि जो समृद्धशाली लोग हैं और जो धनवान लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनको किसी प्रकार का अनुदान नहीं मिलना चाहिए। और इस अनुदान के दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री के तौर पर जब मैं हूं, मुझे सब कुछ मिलता है, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य सब कुछ मिलता है और हम पे करने की कैपेसिटी में है। तो हमने ये कोशिश की है कि जो समृद्धशाली लोग हैं वो स्वेच्छा से भी अपनी जो बिजली का अनुदान है, जो बिजली की सब्सिडी है, उसका त्याग कर सकते हैं। लेकिन जब सवाल उठा तो ये भी कहा कि सब्सिडी छोड़ने का निर्णय जनता का है, उन पर थोपा तो नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री जी ने अपील करी है कि जो बिजली के बिल पे सब्सिडी मिलती है उसको लोग छोड़ दें। मैं याद करा दूं, 125 यूनिट फ्री मिला करते थे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी, और साथ ही साथ जो बिजली, जो कमर्शियल बिजली है, उसकी जो दरें हैं उसको भी बढ़ाने का काम आपकी सरकार ने किया है। आप सब्सिडी छोड़ने का जो अधिकार है
वो जनता पे छोड़ दीजिए। आप किसी पर ये जो निर्णय है वो थोप नहीं सकते। ये बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता का था। भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ विपक्ष में, वो कह रही है कि इस तरह से आप नहीं कह सकते। चुनाव में वादा कर लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि सब्सिडी छोड़ दीजिए। ये जनता के ऊपर छोड़ दीजिए कि वो छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं। अब ऐसे पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, बल्कि हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी तो जुड़े हुए हैं ही, साथ में धनंजय गिरी जी, बहुत बहुत स्वागत। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता परविंदर सिंह सेठी जी, आम आदमी पार्टी के समर्थक, बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में आप दोनों का। मैं चर्चा को थोड़ा सा विस्तार विनोद जी के जरिए देता हूं। विनोद जी, हम लोग तो लगातार इस पर स्टोरी करते रहते हैं, लगातार चर्चा भी करते रहते हैं, शॉर्टकट वाली राजनीति, लेकिन ये एक के बाद एक झटके लगते रहते हैं। उसी में एक और नए साल में ये नया नमूना आ गया झटके का, हिमाचल प्रदेश से। लाल जी, दरअसल हो क्या रहा है कि आपको याद होगा कि 10 साल पहले, शायद 2014 या 15 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लाल किले से आम लोगों को, जनता को एक आह्वान किया था कि जो संपन्न लोग हैं वो गैस के सिलेंडर जो सब्सिडी पे लेते हैं वो छोड़ दें। बिल्कुल। तो इससे फायदा उन गरीबों को होगा जिनके घर में अभी तक गैस सिलेंडर नहीं पहुंचा जी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के लाल किले से इस अपील का आपने देखा कि साल 2 साल के आते आते लाखों लोगों ने अपना वो गैस पे सब्सिडी को छोड़ दिया था। और उसके बाद देखिए, गैस सिलेंडर का तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि एक क्रांति सी आ गई। देश में 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त के गैस भी मिल गए, गरीब लोगों को। तो ये पहल की एक कॉपी पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में की। 2 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने सुक्खू की तरह ही एक यहाँ पे उन्होंने ये अपील लोगों से की थी। उन्होंने इसका एक बदले में एक फॉर्म दिया लोगों को और कहा कि आप अगर गैस और बिजली और पानी मुफ्त नहीं चाहते हैं तो इसमें टिक लगाएं। शायद मुझे नहीं पता कि कोई फीडबैक केजरीवाल को आया कि 4 लोगों ने भी उनके इस फीडबैक में दिया कि मुझे नहीं चाहिए। आप दे रहे हैं 200 यूनिट तो देते रहिए, किसको बुरा लग रहा है। तो ये हिमाचल में जो ये हुआ है आज नए साल में, इसका टाइमिंग देखिए कि हिमाचल में हर साल इसमें जनवरी के महीने में वहाँ प्रियंका गांधी और गांधी परिवार छुट्टियां मनाने जाते हैं। उनका घर भी है अपना शिमला में। तो प्रियंका गांधी कल शिमला में गई थी और वहाँ 1 जनवरी का वो अपनी छुट्टियां मना रही हैं परिवार के साथ। और उन्हीं के 5 गारंटी में जो ये बिजली का 200 यूनिट का था, 300 यूनिट, 200 तो कम हो गया, 300 यूनिट के बिजली का उन्होंने वादा किया था। सबसे ज्यादा इलेक्शन कैंपेनिंग 5 गारंटी 7 गारंटी का प्रियंका गांधी ने किया था। राहुल गांधी उस समय में भारत जोड़ो यात्रा में थे, तो शायद 1 या 2 दिन वो मुश्किल से हिमाचल प्रदेश में अपना समय निकाल पाए थे। बिल्कुल। तो अब सवाल है कि जिन नेता ने वहां पे ये बड़े बड़े वादे करके आए 300 यूनिट का, वो मिलते मिलते 125 मिला। अब सुक्खू सरकार कह रहे हैं कि यह हमारे पास में 6 घर है और 6 घर में अलग अलग जो मीटर लगे हुए हैं, सब पे अगर 125 के फ्री मिल रहा है तो बताओ हम कितना बिजली सरकार की तरफ से उसका नुकसान कर रहे हैं। तो कह रहे हैं हम छोड़ रहे हैं, हमारे साथ सारे मंत्री छोड़ रहे हैं, एमएलए छोड़ रहे हैं। तो भाई आपने और आपकी पत्नी ने जो अभी इलेक्शन लड़ा है उसमें आपने अपना एफिडेविट में 11 करोड़ या 9 करोड़ का आपने एफिडेविट दिया था जी। तो आप करोड़पति हैं, आप 125 यूनिट का सब्सिडी छोड़ सकते हैं। लेकिन जो हिमाचल के गरीब लोग हैं उनको आपने 125 जो पहले से मिल रहा था उसको ये बड़ा त्याग दिखाने के लिए क्यों कह रहे हैं। बिल्कुल। तो ये चीजें उनसे आप पूछा जाएगा कि आपसे नहीं होगा। राज्य की जो माली हालत है 1 लाख करोड़ के ऊपर में अगर राज्य का कर्ज बढ़ा हुआ है तो इस हालत में अब जब आपको वेतन देने के लाने पड़ रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि 200 करोड़ का अगर ये सब्सिडी से हमको बिल जाता है जी, तो हम राज्य में इतना पैसा जो राज्य कर्मी है उनके वेतन में 200 करोड़ खर्चा कर सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये जो नतीजा आ रहा है, ये जिस डॉक्ट्रिन का नतीजा है, उस डॉक्ट्रिन के जनक रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और मैं नहीं कह रहा, ये आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल क्लेम करते हैं, देखो जी हमसे सीख करके ये लोग कर रहे हैं इस तरह से गारंटी का वादा। परविंदर सिंह सेठी जी, ये कैसा डॉक्ट्रिन दे दिया, ये कैसा मंत्र दे दिया। सुक्खू सरकार का हर 2-4 दिन में कुछ ना कुछ खबरें आ जाती हैं। कभी कहते हैं कि टॉयलेट पर टैक्स लगाएंगे, कभी कहते हैं कि बस में 10 किलो से ज्यादा लेके जाओगे तो टैक्स लगाएंगे।
मल्लिकार्जुन खड़गे तो कह ही चुके हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। भाई थोड़ा सोच समझ के, ये कैसा मंत्र दे दिया आपने, आपसे ये कैसा मंत्र सभी पार्टियों ने सीख लिया है जो कि ये नतीजे आ रहे हैं परविंदर सिंह सेठी जी? एक कहावत है कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। अच्छा, वो अकल आपने नहीं दी है ना। वो कहते हैं ना कि बिल्ली सब कुछ सिखाती है लेकिन पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाती है ना। नहीं, देखिए मैं बार बार अपने हर चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो भारत की सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, जो सत्ता पक्ष के अंदर सरकार है, वो जो भी विधानसभा में जाने वाले विधायक हैं या सांसद हैं या कॉर्पोरेटर हैं, उनकी बेसिक शिक्षा तय करें ताकि संसद में और विधानसभा में पढ़े लिखे और प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोग आए। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल IRS हैं और वो जानते हैं, जिस तरह संजय सिंह हैं, है कि नहीं, 4 जगहों पर वोटर लिस्ट में नाम आ गया है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं देखिए संजय सिंह की बात कही है तो ये कई जगह पे देखिए जो लोग चाहे किराए के मकान पे रहते हैं, चाहे अलग अलग जगह पे जाते हैं, उनका जिस जगह पे जाते हैं वहां पे अपना नाम ऐड करा लेते हैं, पिछला नाम। लेकिन अच्छी बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन सर जब इसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिएगा, अगर वो 2 जगह वोट डालते हैं, इसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिएगा तो अपना चेक तो कर लीजिएगा कि मेरा कटा कि नहीं कटा। सर ये हमारे देश का जो सिस्टम और मैकेनिज्म। ठीक है, चलिए वैसे अभी डिस्कशन का हमारा मुद्दा जो है वो फ्रीबी है। कैसा डॉक्ट्रिन आपने दे दिया है कि वो कई जगहों पर अपने कदम वापस खींचने पड़ते हैं? हाँ, नहीं देखिए ये बड़ा मुश्किल है। अगर आपको शासन प्रशासन चलाना नहीं आता, अगर आपको सरकार चलानी नहीं आती, अगर आपको अर्थव्यवस्था चलानी नहीं आती, तो आप स्पेशलाइज्ड लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इस फील्ड के अंदर दिलचस्प बात है सर। नहीं, मैं परविंदर जी आप पत्रकार हैं, मैं बस आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, दिल्ली हमेशा जो ये रेवेन्यू सरप्लस का स्टेट रहा है। हाँ, अभी डेफिसिट और ये 40 साल के बाद यह हुआ है कि दिल्ली ये अरविंद केजरीवाल मॉडल के इकोनॉमी में रेवेन्यू के मामले में ये डिफिसिट पे चला गया है। इतना तो शर्म करने की बात है। आप कह रहे हैं पढ़े लिखे लोग, IRS लोग, ये चीज डेटा जो है आपके सामने में, उसको मत झुठलाइए, आगे कहिए अपनी बात। एक बात और मैं जोड़ देता हूँ, एक बात और सर जोड़ देता हूँ, सर एक बात और जोड़ता हूँ। 10 साल की उम्र वाली आम आदमी पार्टी 140 साल की उम्र वाली कांग्रेस को कह रही है कि आपको सरकार चलाना नहीं आता, है ना? ये भी बड़ा दिलचस्प है। नहीं, सरकार चलाना, देखिए सरकार तो जिस सत्ता पक्ष में जिस प्रकार से आती है, लेकिन मैं अर्थव्यवस्था की बात करता हूँ, उसको मैनेज करने की बात करता हूँ। अभी भाई साहब ने कहा कि जो दिल्ली है वो डेफिसिट में, हाँ, एफिशिएंट हो रही है, हाँ। उसके एक तो कोरोना काल 2 साल रहा है, उसके बाद जो आम आदमी पार्टी की सरकार में लोगों को जबरदस्ती जो संवैधानिक संस्था का मिसयूज करके उठा के जेल में डाल दिया गया, चाहे उसके अंदर अरविंद केजरीवाल के साथ, संजय सिंह के साथ, सतेंद्र जैन के साथ, मनीष सिसोदिया के साथ, पूरा जो तंत्र था, जो सरकारी तंत्र था, उसको डैमेज करने का काम करा। तो उस वजह से इस तरह की परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं। लेकिन अब ये सारा अच्छा, यानी कि आरोप जो है वो अल्टीमेटली बीजेपी पर जा रही है कि भाई उन्होंने क्या, धनंजय जी क्या ऐसा आप कर दिए कि 40 साल से जो दिल्ली कभी घाटे में नहीं गई थी उसमें घाटा झेलना पड़ रहा है, और उस घाटे की वजह से वो केंद्र सरकार से पैसा मांग रहे हैं कि भाई कुछ तो लोन दे दीजिए हमें। लालचंद जी देखिए, सुक्खू जी को कुछ लाज शर्म तो है, क्यों कह रहे हैं कि भाई जो वादा किया वो निभा नहीं पाएंगे। जनता कह रही है जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, इसलिए DK शिव कुमार ने कह दिया कि 40,000 करोड़ का एक्स्ट्रा बजट पर लोन पड़ रहा है, उसको हम कहां से पूरा करेंगे। लेकिन केजरीवाल जी के यहाँ बोलबाला घूमते रहे कि 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिला है, या पंजाब में लोग घूमते रहे, या किसान धरने पर बैठे रहे, या वहां के युवा कहते रहे कि भाई 3,000 हमको भी कहा था देने के लिए। पंजाब सबसे ज्यादा लोन में पड़ा हुआ है, 50% उसके रेवेन्यू चला जा रहा है उसके पुराने कर्जे चुकाने में। उससे केजरीवाल को फर्क क्या पड़ता है? जहां कोई लज्जा हो, जहां कोई बात की कोई शर्मो हया हो, जहां ये कहा जा रहा है कि भाई IRS से 14,449 करोड़ का घाटा हो गया, पहली बार रेवेन्यू सरप्लस स्टेट में 40 साल के बाद। कोरोना काल में पूरे देश में दिल्ली एक प्रदेश है जिसने कहा कि दारू के नहीं बेचेंगे तो तनख्वाह कहां से देंगे। दुनिया में पहला शिक्षा मंत्री जेल गया शराब बेचने के चक्कर में। बापू के नाम का किया काम, स्वराज का नाम, स्वराज का धंधा शराब का।
ऐसे जहां पर अब टिकट ब्लैकियर लोग भी जहां पर सत्ता चलाने का शिक्षा देने लगे, जिनके 5 जगह 6 जगह से नाम निकल रहे हैं, वो लोग भी समझाने लगे कि हमसे समझिए कि सत्ता कैसे चलती है। जहां 114% एक घाटे में चल गई है, 63.8% की लोन जीडीपी का लोन बढ़ गया है, दिल्ली का कबाड़ा निकल चुका है। आप बताएं, आपसे कह रहे हैं कि भाई 21 रुपए महिलाओं को कहां से दोगे, आपसे कह रहे हैं कि पुजारियों को कहां से तनख्वाह दो, कह रहे हैं मैं जादूगर हूं। तो भाई आप जादूगर हैं, आप जादू कितना जादू करते हो? तो कहते हैं कि खंजर पे कोई छींट न उनके जादू को आपने नाकामयाब कर दिया है। कह रहे हैं उनके जादू पर आपने असर डाल दिया, आपने नाकामयाब कर दिया उनके जादू। देखिए, अगर ऐसे जादूगरी है तो इस जादूगरी से आंख खुले में दिल्ली गायब है, जिसमें जमुना गंदा हो रही है, महिला रोज मैली होती जा रही है। कालिया नाग से ज्यादा केजरीवाल ने जमुना को गंदा कर दिया है। और पूछिए तो कहे कि जमुना पर कहां वोट मिलने जा रहा है। और जिस आदमी ने बेशर्मी से कहा कि भाई 15 में साफ कर देंगे, 20 में कर देंगे, फिर कहा 25 में कर देंगे, और फिर कह दिया ऑन कैमरा कि इसमें वोट कहां मिलता है। ठीक है, यानी उसका बाकायदा आपने जो है ना, बाकायदा आपने उसका एक लिस्ट जारी किया है दिल्ली आम आदमी पार्टी को लेकर के, केजरीवाल को लेकर। लेकिन लालचंद जी, कोई लाजो शर्म हो तब तो, कोई राजनीति में कोई शर्मो हया के लिए केजरीवाल ने जगह छोड़ी हो तब तो। कोई भी शर्मो हया हो, जहां कोई डाटा पर बात को या कोई फैक्ट्स पर बात करे, आज कह के कल मुकर जाना है, तो फिर उसमें मैं लौटता हूं आपके पास, क्या दिक्कत है? कुछ भी कहना और मुकर जाना है। ठीक है, लौटता हूं। विनोद जी अभी देखिए, हिमाचल वाले सवाल पर तो कांग्रेस के कोई होते तो वो जवाब देते, लेकिन सवाल ये है कि जो अभी दावा परविंदर सर कर रहे हैं कि देखिए उनको चलाना नहीं आता, ये फ्रीबी का मैनेजमेंट हमको बड़ा अच्छा, यानी आम आदमी पार्टी को बड़ा अच्छा करने आता है। लेकिन आप पंजाब से लेकर दिल्ली तक देख लीजिए क्या हो रहा है। दिल्ली का उदाहरण तो आपने खुद दिया ही कि किस तरह 40 साल में पहली बार घाटे में गई। पंजाब में क्या हो रहा है देख लीजिए, किसान जो है वो सड़क पर बैठे हैं। भगवंत मान की वो बात आज भी याद है चुनाव से पहले वाली कि हम देंगे एमएसपी किसानों को, सारे फसलों को एमएसपी पर खरीदेंगे, हम देंगे एमएसपी का कानून। वो वादा कर दिया, किसान बेचारे बैठे हैं। लेकिन लाल जी, आज परविंदर जी हमारे साथ बैठे हैं, ये हमारे लिए एक खुशकिस्मती इसलिए भी है कि आज हम इनसे एक खास चर्चा और भी कर रहे हैं पंजाब को लेके। परविंदर जी बहुत बड़े पत्रकार भी रहे हैं, अभी वो आम आदमी के सपोर्ट में बोल रहे हैं, लेकिन हैं पत्रकार ही पहले। तो परविंदर जी, पंजाब के मॉडल को ही कमोबेश जो है हिमाचल में लेके कांग्रेस पार्टी गई थी। जो पंजाब में बड़े बड़े वादे किए गए थे केजरीवाल सरकार से, सबसे पहला वादा किसानों को लेके ही था। किसानों को जितनी गारंटियां पंजाब में दी गई थी, आप ही बेहतर बताएंगे क्या वो पूरा हुआ क्या? सारे फसलों को एमएसपी पे देना और सारे फसलों के खरीद के बाद 15 दिन में किसानों को पेमेंट करने की बात भी कांग्रेस की आम आदमी पार्टी ने की थी। क्या किसानों को मिला क्या? तो किसानों से आपने जो 31 किसानों के जो वादे थे, 31 वादे में जो उनके पहले से मांग थी उसको पूरा करते हुए आपने बताया था, उस वादे के बदले अगर आज केजरीवाल एक भ्रामक और एक तरह से भ्रम फैला रहे हैं कि वहां जो बॉर्डर पे बैठे हुए अनशन पे जो किसान नेता हैं उनको कह रहे हैं कि इनके जान का कोई खतरा होगा तो इसके जिम्मेदार सिर्फ केंद्र सरकार होगी। इसका टोपी उसके सर ये पहना के आप कितने दिन राजनीति करते रहेंगे? पंजाब में एक सवाल आपको इस फ्रीबी के जितने एडवर्टीजमेंट पे खर्च भगवत मान कर रहे हैं, शायद मुझे नहीं लगता है कि उसका उतना बजट भी पंजाब में लोगों को मिलता होगा। मोहल्ला क्लिनिक हो या बिजली हो या जो भी चीजें आप फ्री में दे रहे हैं। लेकिन आप बताइए कि किसानों को लेके आपने राज्य सरकार जो सीधे सीधे खेती किसानी राज्य के जिम्मे में आता है, उस पे करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आप र्यूमर फैला रहे हैं देश में, कह रहे हैं कि वो 3 कानून जो है किसान के वापस करने के मूड में केंद्र सरकार है। आप र्यूमर कर रहे हैं लोगों को कि अगर उस दर्लेवाल की जान का कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार केंद्र सरकार होगी। ये क्या मजाक बना रहे हैं इस राजनीति में? जो बात गिरी जी कह रहे थे, शर्मो हया भी कुछ चीज होती है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है पंजाब सरकार को कि ये तमाशा यहाँ के अधिकारियों ने खड़ा किया है। पिछली धरना पे एक 38 दिन से अनशन पर एक बुजुर्ग किसान नेता बैठे हुए हैं, उनका मेडिकल एड नहीं मिल रहा है और वो ये कह रहे हैं कि उनके अनशन पे इसका प्रभाव पड़ेगा। लोग कहेंगे कि अनशन उसका फ्लॉप हो गया, इसलिए उनको कोई चिकित्सा नहीं दी जा रही है। क्या मजाक बना रहे हैं? और आप सफाई दे रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग, काबिल लोग, कांग्रेस को सरकार चलाने आती है, यही सरकार चलाना है। जवाब दीजिए परविंदर सिंह सेठी जी, पंजाब में कितना बुरा चीज देखने को मिल रहा है। कर्ज बढ़ता जा रहा है, किसान बेहाल हैं, पराली जलती रही
इस तरह की बहुत सारी बातें। टीचर जो हैं केजरीवाल जी के घर के बाहर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में। अब भगवंत मान ऑस्ट्रेलिया में, भगवंत मान ऑस्ट्रेलिया में छुट्टी बना रहे हैं। नहीं देखिए, आप हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अभी धनंजय जी कह रहे थे पंजाब कर्ज में डूब गया। अरे पंजाब को कर्ज में डुबोया किसने? अकाली दल बीजेपी सरकार ने डुबोया। 3 लाख करोड़ तक का कर्जा था और अब वो उसकी ऐसी परिस्थिति कर दी कि पंजाब से सारी इंडस्ट्री उठा के सेंट्रल सरकार ने गुजरात में ले गई। आप जो इंडस्ट्री पंजाब में, नई इंडस्ट्री तो क्या लगानी थी, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री थी उसको उठा के वो वहां पे यूपी के अंदर ले गए। उन्होंने सारी इंडस्ट्री यूपी के अंदर ले गए। पंजाब को इंटेंशनली डाउन करने की जो भारत सरकार की नीति है। दूसरी बात यह है कि इनको शर्म आनी चाहिए। 13 महीने किसान जो बॉर्डरों पे बैठे रहे, 750 किसानों की हत्या हो गई। किसी ने उनके ऊपर कोई दुख जाहिर नहीं करा और उसके बाद प्रधानमंत्री जी सर फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप पत्रकार हैं, ये फर्जी डेटा जो देते हैं उससे बदले में आपसे निवेदन किया था कि आप कहां पर कौन सी हत्या हो गई, आप गंभीर बात करेंगे सर। किसान की भी आप गंभीर बात कीजिए ना कि ऐसी हालत क्यों हुई। पुलिस ने एक भी किसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं जो व्यक्ति गलत करता है मैं उसके खिलाफ बोलता हूं, लेकिन सत्ता पक्ष के खिलाफ भी बोलना चाहिए। आप भी बड़े पत्रकार हैं तो दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो खिलाफ बोलना चाहिए, लेकिन अगर कहीं गलत नहीं है तो वहां पर देखिए वो जो एक मतलब स्टिग्मा है ना, वो जो टैबू है कि हमेशा जो है चाहे अच्छा रहे या खराब रहे सत्ता की आलोचना ही करनी है, मुझे लगता है वो ठीक नहीं है सर। हम पत्रकारों का धर्म ये बनता है कि जो सही है और जो अच्छा है उसको रखिए। और सही अच्छा कोई अगर मान लीजिए पंजाब सरकार भी अगर अच्छा काम कर रही है तो उसकी भी तारीफ होनी चाहिए, दिल्ली सरकार भी कर रही है तो तारीफ होनी चाहिए, लेकिन जहां कमी रह गई है उसकी भी आलोचना होनी चाहिए। धनंजय जी, वही वाली बात आपके सर पर फिर से टोपी डाल दी गई कि दरअसल पंजाब का बुरा हाल है, ये तो उन्होंने मान लिया, लेकिन कह रहे हैं बुरे हाल के लिए हम जिम्मेदार नहीं है। धनंजय जी की पार्टी और उनके अलाइज जो रहे अकाली दल वो जिम्मेदार है। लालचंद, ये तो फितरत है ना, ये तो केजरीवाल की राजनीति की आदत है। और भारत नहीं, दुनिया के राजनीतिक इतिहास में केजरीवाल जी से ज्यादा लिखित माफीनामा किसी ने नहीं मांगा। केजरीवाल जी वैसे व्यक्ति हैं जिनके पास शिलादीश के खिलाफ सबूतों का पुलिंदा था। दिल्ली में सरकार बनाई तो पराली जलती थी पंजाब में, वहां से पोल्यूशन आता था। अब पंजाब में पराली नहीं जल रही, बल्कि जबकि रेशियो से ज्यादा हो गया है। केजरीवाल ने पूरी जिंदगी में ब्लेम गेम पॉलिटिक्स की है, दूसरे पर झूठा इल्जाम लगाओ और भाग चलो। ये इल्जाम लगाओ और भाग चलो की राजनीति कितने दिन चलेगी? ये काट की हाड़ी कितनी बार चढ़ेगी? जनता आपको कितनी बार माफ करेगी? कितने झूठ फरेब और मक्कारी से मुनाफा से सरकारें नहीं चलती हैं। अब आम आदमी जो है, तो कहते हैं ना, तुम्हें मालूम है तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं लोग? दोनों हाथ से कान बंद करते हैं जब आपका नाम सुनते हैं लोग। ये स्थिति हो गई है दिल्ली की। आप कुछ भी कहिए, एक ही उत्तर, केंद्र जिम्मेवार। आप पंजाब में पूछिए कि भाई आप किसानों की इतनी समस्याएं, तमाम चीजें, क्यों चले गए मुख्यमंत्री बाहर? तो सिक्के के दो पहलू होते हैं। अभी इसका कोई जवाब है? इस सवाल का जवाब का कोई रेलेवेंस है आपकी बात? धनंजय जी थोड़ी देर के लिए मैं, ठीक है धनंजय जी, थोड़ी देर के लिए मैं आपकी बात मान लेता हूं। धनंजय जी, थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लेता हूं कि अरविंद केजरीवाल इस तरह की राजनीति करते हैं। सवाल यह है कि विपक्ष के तौर पर आप जब हैं तो विपक्ष के तौर पर आपकी लोकतंत्र में जो जिम्मेदारी है कि अगर इस तरह की राजनीति कोई कर रहा है तो उनको तो आपको बेनकाब करना चाहिए और लोगों को बीच उन चीजों को लेकर ज्यादा से ज्यादा जाना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी एक विपक्षी दल के तौर पर फेल रही है कि नहीं? लालचंद जी, देखिए क्या है ना कि गिरगिट से ज्यादा रंग बदलने वाले आम आदमी पार्टी के लोग हैं। आपने देखा, अभी आपके चैनल पर दिखा रहे थे कि उनसे कहा गया कि तमाम, जैसे कहा गया कि आप रोहिंग्याओं का, बांग्लादेशियों का वोट जोड़ें तो कहे पूर्वांचलियों का, तुरंत गोल शिफ्ट कर देना। जब उसको निकाला गया कि भाई आप ही 4 जगह से खुद ही कल्प्रिट हैं, आपकी पत्नी के 2 नामों से है, वो खबर हमने दिखाई आज 2 नामों से। आज सबसे पहली खबर वही थी हमारी। लालचंद जी, मैंने देखा है आपके चैनल पे।
उसको धन्यवाद है, साधुवाद है उसके लिए कि मक्कारी को और मुनाफत को जनता के सामने ला करके इसका मुंह एक्सपोज करने के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। लेकिन आप बताएं, जब रोज गोल पोस्ट बदल देना है, रोज सुबह एक नई बात कह देनी है। अभी 2 दिन पहले कह दिया कि मंदिर टूटने जा रहा है, वहां गए तो पता चला कुछ ऐसे है नहीं, पुजारी को सूचना ही नहीं, लोग मंदिर में हैं। जब झूठ ही बोलना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सोचने वाली बात यह है कि भाई इस पर कैसे पाबंदी लगेगी, जब एक किसी ने संविधान निर्माताओं से लेकर के राष्ट्र में किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक राजनेता ऐसा भी होगा जो सुबह उठ के एक नया झूठ बोल देगा और शाम तक उससे पल्ला झाड़ लेगा। तो अब इस तरह की इतने निचले और छिछले स्तर की राजनीति काई से भी ज्यादा छिछली और गंदी हो गई। ऐसे केजरीवाल राजनीति के वो काला अध्याय हैं जो अब समाप्त होने पर आए हैं, और ये समाप्त होने के कागार पर ये दिया जो बुझने के पहले फड़फड़ाता है, वही इनकी तमाम आप जितने तरह के देखेंगे, जितने तरह के झूठी वादे, झूठे प्रॉमिस, झूठे बातें कर रहे हैं। आप देखिए नेक एक्रेडिटेशन में लगातार दिल्ली के स्कूलों के बच्चों के ये तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच सर, तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच ये बिल्कुल साफ है कि जो फ्रीबी योजना को लेकर के और ये जो रेवड़ी कल्चर था, अब जिसे कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ आप करते हैं तो उसका नतीजा आने में थोड़ा वक्त लगता है। अब हम देख रहे हैं इसका नतीजा बड़ा बुरा नतीजा आ रहा है। मुझे लगता है कि सारी पार्टियां मिलकर अब इसमें सोचेंगी कि ये जो एक नई फिलॉसफी, नया दर्शन, नया डॉक्ट्रिन अपना लिया था, जिसका क्रेडिट अरविंद केजरीवाल कूद कर ले रहे थे कि ये हमारे डॉक्ट्रिन को अपनाया है, अब उस पर पुनर्विचार करने का समय आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया परविंदर सिंह सेठी जी जुड़ने के लिए, धनंजय गिरी जी जुड़ने के लिए, और साथ में विनोद सर आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास चर्चा में हम लगातार इस मुद्दे को उठाते रहेंगे, क्योंकि राजनीतिक दल इस चीज को राजनीतिक दलों ने एक हथियार बना लिया है, और उसका नुकसान अर्थव्यवस्था को, देश को, राज्य को है। वक्त है अभी एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से कुछ सुगबुगाहट है नए साल में, करेंगे उसकी बात। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त आप बात करेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से क्या एमवीए और इंडी गठबंधन के लिए बुरी खबर आने वाली है नए साल में। महाराष्ट्र की राजनीति में नए साल में मिल रहे हैं बदलाव के संकेत। एनसीपी के दोनों गुटों के एक बार फिर से साथ आने की चर्चा को एक बार फिर से बल मिल रहा है। दरअसल हुआ ये कि अजीत पवार की माताजी आशाताई ने कहा कि मेरी कामना है कि अजित और शरद पवार फिर से एक साथ आ जाएं। बुधवार को वो विट्ठल रुक्मिणी मंदिर गई थी, वहाँ पूजा अर्चना की, उसके बाद बाहर आकर मीडिया से बात की तो उन्होंने ये कामना की कि दोनों एक बार फिर से साथ आ जाएं। वहीं अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा अगर ऐसा हो जाए तब तो बहुत खुशी की बात, यानी सब स्वागत कर रहे हैं। तो नए साल में महाराष्ट्र में एमवीए और देश में इंडी गठबंधन के लिए ये बुरी खबर हो सकती है। और सवाल ये भी है कि अगर ऐसा होता है तो फिर उद्धव ठाकरे का क्या होगा हाल, क्योंकि उद्धव सेना लगातार बिखर रही है। 4 पार्षदों ने हाल में भी बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी का कमल फूल थाम लिया है। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दुर्गति के बाद एमवीए की एकता पर पहले से ही सवाल लगे हुए हैं, कई सवाल उठ रहे हैं, और उसके बाद यह चर्चा एक बार फिर से गर्म हो गई है। अजीत पवार की माताजी आशाताई पवार ने विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद पंढरपुर में पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि उन्होंने प्रार्थना की है कि पवार परिवार के अंदर सभी शिकायतें खत्म हो जाएं और अजित और शरद पवार फिर से एक साथ आ जाएं। सर्वांना चांगले वर्ष जाऊ दे। तो अजित पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल का कहना है कि अगर शरद पवार और अजित पवार साथ आ जाते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अजित पवार जी की माताजी ने कल कुछ अपेक्षा रखी कि हमारे परिवार में सब एक होना चाहिए,
तो खैर खुशी की बात है। हम लोग तो पवार साहब के साथ इतने वर्षों से काम करते आए हैं, खास करके मैं, और मैं अपने आप को भी उनके परिवार का एक सदस्य मानता हूं। और उनका परिवार आज अगर एक हो सकता है और सब एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी। लेकिन इस तरह की चर्चा पहले भी उठी है, इस बार की चर्चा में कितना दम है? बात करने के लिए जुड़ रहे हैं अपने संवाददाता श्यामा मिश्रा से, जो हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुकी हैं। श्यामा, पहले भी इस तरह की चर्चा उठी है कि दोनों गुट एक साथ हो जाएं, और अगर आप थोड़ी से परिदृश्य को देखिए तो सच मायने में अगले लगभग 5 साल तक अब कुछ करने को है नहीं। महाराष्ट्र में चुनाव खत्म, देश का चुनाव खत्म, अब ले दे करके जो म्युनिसिपल बॉडीज हैं उनके चुनाव होने हैं। तो क्या इस बार की चर्चा में कुछ दम है कि दोनों गुट जल्दी ही एक हो सकते हैं? देखिए, आप पहले बता चुके हैं कि ऐसी चर्चाएं पहले भी हो चुकी है और ऐसी चर्चाएं लगातार होती हैं जब भी दोनों ही अपोजिशन के, यानी कि एनसीपी, रियल एनसीपी और जो शरद पवार के एनसीपी हैं, उनके जो कोई भी नेता एक साथ कोई एक मंच पे आते हैं तो ये सारी बातें और ज़्यादा चर्चा में आ जाती है और ज़्यादा स्पीड पकड़ लेती है। लेकिन इसमें कितना तथ्य है ये कोई ज्ञानी ही बता पाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति आप देख ही चुके हैं किस तरीके से उथल पुथल होती है यहाँ पर। आपने ये भी पूछा कि अब अगला 5 साल जो है वो कुछ करने के लिए तो है नहीं, क्योंकि अजीत पवार की पार्टी ये अपना एक तरीके से मेटल प्रूफ कर चुकी है महाराष्ट्र में कि भाई वो अब रियल एनसीपी हैं, और अगर वो एनसीपी शरद पवार को साथ लेते हैं तो उनका कुछ ज्यादा फायदा है नहीं। तो एनसीपी अजीत पवार की ओर से ये कितना एक तरीके से फॉर्मुलेट हो सकता है, ये थोड़ा सा कह सकते हैं क्वेश्चनेबल है। शरद पवार की ओर से जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके वर्कर्स हैं, वो जरूर चाहेंगे कि पार्टी एक हो जाए, क्योंकि इतने साल से लगातार वो साथ में रहे हैं, तो वो जरूर चाहेंगे। और जिस तरीके से बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं और भी म्युनिसिपल के चुनाव आने वाले हैं महाराष्ट्र में, तो शरद पवार की गुट जरूर चाहेगी कि एक स्ट्रॉन्ग पार्टी के साथ में वो रहें, ताकि उन्हें एक अच्छा। बिल्कुल इन सब के बीच श्यामा, सबसे ज्यादा टेंशन जिसे कहते हैं वो उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी को हो रही होगी, क्योंकि देखिए झटका तो होगा तो एमवीए को भी झटका होगा, इंडी गठबंधन को झटका होगा, लेकिन कांग्रेस पर जो असर पड़े उद्धव ठाकरे सबसे ज्यादा टेंशन में होंगे अगर ऐसा कुछ होता है तो, क्योंकि उनके अपने लोग भी छोड़कर जा रहे हैं। बिल्कुल उद्धव ठाकरे को बहुत ज़्यादा टेंशन इसलिए भी होगी क्योंकि बीएमसी में उनका बोलबाला रहा है, बड़े भाई के नाम से वो जाने जाते थे महाराष्ट्र में, लेकिन अब जो कद है वो आप देखें तो महाराष्ट्र के चुनाव में सिर्फ 20 सीट तक रह गई है उनकी, तो उन्हें टेंशन बिल्कुल है। और ये जो आप बात बता चुके कि कॉरपोरेटर्स भी बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, 5 कॉरपोरेटर्स हाल ही में उन्होंने उनके कॉरपोरेटर्स ने ज्वाइन किया है। अगर आप देखें तो जो इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा था तभी में इनकी तरफ से बयानबाजी आना शुरू हो चुका था कि अब जरूरत पड़े तो हम अकेले भी जाने के लिए तैयार हैं चुनाव में, बीएमसी के चुनाव में। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत क्लियर कर रहे हैं कि एमवीए के साथ तो बात नहीं बन रही है, भले ही साथ में है, एक स्ट्रांग वो बेस है, लेकिन इनका कहीं ना कहीं एक जो इमेज है वो कहीं ना कहीं लोगों के पास गलत जा रहा है। आप अगर याद करें कुछ दिन पहले की बात है, उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस को भी मिले थे और साथ ही उन्होंने वीर सावरकर का भी मुद्दा फिर से उठाया था। तो कहीं ना कहीं अपने आप को फिर से प्रो हिंदू जो आइडियोलॉजी है वो एस्टैब्लिश करते हुए नजर आ रहे हैं उद्धव ठाकरे, और साथ ही ये एक पूरा संदेश दे रहे हैं लोगों को कि अगर अकेले जाना पड़ा इस बीएमसी के चुनाव में तो भी वो अकेले जाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, बिल्कुल। ये लेकिन नए साल में जिसे कहते हैं ना कि नए साल में, वैसे महाराष्ट्र में ठंड तो ज़्यादा नहीं पड़ती, ख़ासतौर पर समुद्री किनारे पर, मुंबई में तो कम ही पड़ती है, लेकिन ज़रूर राजनीतिक गर्मी जो है ये बढ़ गई है इस चर्चा से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल श्यामा जुड़ने के लिए। हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा मुंबई से जुड़ी थी। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे ब्रेक के बाद तब बात करेंगे कि दोसांझ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले तो उस पर क्या क्या चर्चा चल रही है। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। स्वागत है ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त अब बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो दोसांझ की मुलाकात हुई उस पर क्या कुछ हो रहा है, कहां कहां इससे दिक्कत हो रही है। नए साल की अपनी शुरुआत को शानदार बताकर मशहूर पंजाबी सिंगर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। नए साल के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात को उन्होंने शानदार बताया। पीएम मोदी इस मुलाकात में दलजीत दोसांझ से कहते हैं कि हिंदुस्तान के गांव का लड़का जब दुनिया में नाम रोशन करता है तो बहुत अच्छा लगता है। आपके परिवार ने दलजीत नाम रखा तो आप लोगों का दिल जीतते चले जाते हो। तो दोसांझ ने अपने अनुभव को पीएम से शेयर करते हुए कहा कि हम किताबों में पढ़ते थे कि मेरा भारत महान, लेकिन जब मैं पूरा भारत घूमा तो पता चला कि ऐसा क्यों कहते हैं। दरअसल युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय हैं दलजीत दोसांझ, तो उनकी मुलाकात को लेकर पंजाब में लोगों ने स्वागत किया है, लेकिन सियासी दलों में हलचल भी शुरू हो गई इसको लेकर। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये मानकर बैठी थी कि दोसांझ पीएम मोदी के आलोचक हैं, लेकिन पीएम से ये मुलाकात कई लोगों को चौंका रही है, रास नहीं आ रही है। कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुलेत दलजीत दोसांझ को पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने पर खुशी व्यक्त की थी जब उन्होंने दी थी, और बॉलीवुड को कोसा था। लेकिन आज जब दोसांझ की पीएम मोदी से मुलाकात हुई थी तो पार्टी के समीकरण में झोल पैदा कर दिया लगता है इस मुलाकात ने, और ये कहीं ना कहीं रास नहीं आ रही है मुलाकात। तो आखिर दोसांझ की मुलाकात से इतनी हलचल क्यों है, ऐसा क्या है जिसकी वजह से रास नहीं आ रही है? चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। मैं उनसे जरा चर्चा करता हूँ, और साथ में हमारे साथ गौरव पटवाल हैं जो कि संवाददाता चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं। गौरव, ये जो मुलाकात हुई इसको लेकर के मुलाकात के बाद गजब की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। ऐसा लगता है कि इस मुलाकात ने बिल्कुल तार को झंझना दिया हो और तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। क्या कुछ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से कहा गया है पंजाब में? जी देखिए, दलजीत दोसांझ जो हैं वो एक बहुत बड़े कलाकार हैं, पंजाब के ही नहीं बल्कि पूरे देश के। और इसके बाद रात को ये तस्वीरें जारी हुई थी और उसके बाद आज जो है पूरी सोशल मीडिया में और ख़बरों में छाई हुई हैं। तो इस पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, और कांग्रेस की तरफ से जो मीडिया में खबरें चल रही हैं उसमें एक प्रवक्ता उनके कांग्रेस के कह रहे हैं कि वे काले रंग के जो है वस्त्र पहन के गए। इसका मतलब यह है कि वे विरोध में गए, उनका विरोध किया अच्छा। और किसानों के प्रति जो आंदोलन चल रहा है उसको अपना समर्थन दिया। पर देखने वाली बात यह है कि इस तरीके के चीजें कहना और सुनना कहीं ना कहीं एक बेतुका लगता है और हास्यास्पद भी लगता है, क्योंकि अगर हम दलजीत दोसांझ की तस्वीरों को देखें, चाहे वो अपना टूर कर रहे हों या किसी नेता से या कहीं मुलाकात कर रहे हों, तो वह आमतौर पर काले रंग के वस्त्र पहनकर ही दिखाई देते हैं। अभी हाल ही में जो उन्होंने अपना एक काफी चर्चित टूर किया, दिल इल्यूमिनाती, जो बाहर विदेशों में भी था और देश के कई शहरों में किया, उसका जो पोस्टर है उसमें भी काले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। और चंडीगढ़ में भी उन्होंने दिसंबर में टूर किया था, उससे पहले वे भगवंत मान से मिले थे जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, तो उस दौरान भी उन्होंने काले रंग के वस्त्र पहने हुए थे। ठीक है। तो इसको अब किस तरीके से देखा जा सकता है? मैं लौटता हूं आपके पास। इसमें यही हम कह सकते हैं कि जाकी रही भावना जैसी। हाँ बिल्कुल, जाकी रही भावना जैसी। और कुछ कहना है तो इसलिए कह रहे हैं। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं इस खबर पर। विनोद जी, जो बात हमारे संवाददाता गौरव बता रहे हैं कि अब जब बात हो रही है तो ये हो रही है विनोद जी कि काला वस्त्र पहना हुआ था, जबकि संवाददाता बता रहे हैं कि वो तो अक्सर काला वस्त्र पहनते ही हैं। तो अब मतलब इस मुलाकात से कहीं ना कहीं ऐसी मिर्ची लगी है कि कुछ से कुछ ढूंढ रहे हैं क्या राजनीतिक दल? लाल जी, अकेले की दिक्कत ये है कि दलजीत दोसांझ को अगर हम लोग जितना जानते हैं उसमें वो युवाओं के बीच में खास करके एक बहुत पॉपुलर स्टार है। वो एक तरह से आप कहें तो सुपर स्टार है। दलजीत दोसांझ के जितने कॉन्सर्ट होते हैं और उस कॉन्सर्ट में साथ साथ दलजीत दोसांझ की एक खूबी आप मानिए कि वो बहुत खड़ी खड़ी बोलते हैं, एकदम बेबाकी से बोलते हैं।
तो उनके बारे में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने ये मान लिया था कि अभी तक कि ये दलजीत दोसांझ जो है वो सीधे सीधे पीएम मोदी के घोर विरोधी है, आलोचक है। ये उनका परसेप्शन था। बाकी वो इस तरह के परसेप्शन को दलजीत दोसांझ हमेशा इस परसेप्शन को दूर करते रहे हैं अपने अलग अलग बयानों से, अलग अलग चीजों से जी। लेकिन कल की जो मीटिंग है वो बिल्कुल इतनी सरप्राइजिंग है कि वो सबको चौंकाया है, खास करके पंजाब में चौंकाया है। जो आपने एक परसेप्शन बना के एक मॉडल बना लिया है बीजेपी विरोधी, मोदी जी के विरोधी, तो आपने एक बनाया हुआ था, उसमें दलजीत दोसांझ की मुलाकात ने एक बंद खिड़की में एक हवा सी दी है एक झोंके से ठंडी सी हवा आई है। उस ठंडी से हवा का बहुत रिएक्शन है। रिएक्शन मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रिया श्रीनेत ने जो ट्वीट किया था, परसों रिएक्शन दी थी, तो उनका ये रिएक्शन था कि पूरे बॉलीवुड में प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के मृत्यु के बाद किसी का कोई रिएक्शन नहीं आया था। कोई, पूरा बॉलीवुड एक तरह से खामोश रहा, किसी ने अपनी संवेदना नहीं दी थी। उसमें सिर्फ दलजीत दोसांझ ही थे जो अपने कॉन्सर्ट को अपने कॉन्सर्ट के जरिए मनमोहन सिंह जी को एक श्रद्धांजलि देते हुए उनको एक नायक बताया था। तो ये बात सुप्रिया श्रीनेत को तब तो अच्छी लगी और उन्होंने कहा कि एक जो शेर है वो दलजीत है, बाकी सारे बॉलीवुड कायर है। और जैसे ही अगले दिन ये दलजीत दोसांझ जाके प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलते हैं और अपने साल के नई शुरुआत को एक कामयाब शुरुआत मानते हैं, एक नए साल की एक नई शुरुआत को एक मानते हैं कि सबसे बेहतरीन शुरुआत उनके जीवन का है। ठीक है। तो ये सरप्राइजिंग तो उनके लिए भी है, आम आदमी पार्टी के लिए भी है। तो सवाल है, पॉलिटिकल रिएक्शन आते रहेंगे, लेकिन कलाकारों का, देश के स्टारों का प्राइम मिनिस्टर मोदी से अपना एक कम्युनिकेशन रहा है, चाहे वो बॉलीवुड के सुपरस्टार हो या म्यूजिक दुनिया के सुपरस्टार के साथ या फॉरेन के जितने भी आप देखिए कि सुपरस्टार है, वो कहीं ना कहीं से मोदी जी के वो फैन होते हैं और उनके साथ में उनके संवाद और उनकी ट्यूनिंग बनी रहती है। दलजीत दोसांझ भी उन्हीं में से एक इसी भावना के साथ लेना चाहिए था। लेकिन लगता है ना, नेगेटिव पॉलिटिक्स का इतना ज्यादा असर है कि जो अभी गौरव बता रहे थे ना कि रंग पर कह रहे हैं कि नहीं गए तो थे लेकिन काला वाला पहन करके गए थे, जबकि गौरव कह रहे हैं कि काला तो वो अक्सर पहनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, फिलहाल समय की कमी है गौरव जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी इस खबर पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।